हेलो फ्रेंड, कैसे हो दोस्तों। परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। आशा करते हैं अच्छी चल रही है। दोस्तों एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने ही यूट्यूब चैनल अभय एजुकेशन लाइफ में। दोस्तों कक्षा 10 बोर्ड का एग्जाम चल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं जिसको अगर आज देख लेते हो तो आपके 75% जो है 75% होता है लघुत्तरी का होता है, जो सवांगे होती है वो आपकी कंफर्म हो जाएगी। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं अब लगातार अधिकतर इसी टाइप के प्रश्न आती है, तो हमारी वीडियो में बने रहिए। दोस्तों हम बोर्ड के एग्जाम के जैसे प्रश्नों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अगर हमारे वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का दबा देना। अगर हमारे वीडियो पे बने हो तो प्लीज़, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। थैंक यू दोस्तों। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है बहुपद की सवांगे हैं, जिसमें दिया है 2x²। अरे वो ये x² माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर इस टाइप के प्रश्न जो है परीक्षा में आ जाए तो आप क्या करोगे। दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि अल्फा और बीटा का सूत्र तो याद होगा ना, उसी पे ए प्रश्न लगेगा, उसी पे ए प्रश्न आता है। तो आपको पता होगा ना कि अल्फा जो हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b/a होता है। अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। इतना तो आपको सूत्र पता है ना दोस्तों। अगर सूत्र पता है तो इसी पे आप आसानी से कर सकते हो, ठीक ना। इसको हम आसानी से कर सकते हैं क्योंकि ये गुणनफल दिया है। तो अल्फा गुणे बीटा, तो अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू कितना दिया है, 8 दिया हुआ है, ठीक ना, 8 दिया है। अब दोस्तों अल्फा और बीटा इसका सूत्र क्या होता है, c/a होता है। तो c/a इक्वल टू 8। अब दोस्तों c हमारा क्या होता है, a क्या होता है। अब देखो हमारा जो द्विघात समीकरण दिया गया है ना, जैसे हमारा a होता है, b होता है, c होता है, ठीक ना। हमारा इसी में हमारा a b c होता है, तो c क्या हो गया, ए हो गया। सी क्या हो गया, सी की जगह पे हम ए लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, कंफर्म है। और ए की जगह पे क्या है, देखो ए की जगह पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होगा। इसका टू कितना हो गया, 8 हो गया। अब दोस्तों त्रियक गुणा कर दो तो हमारा ए बराबर कितना आ जाएगा, ए बराबर 8। यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया, ठीक ना, समझ में आया ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों सेकेंड जो सवाल है, tan a इक्वल टू cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 9 डिग्री का होगा। दोस्तों ऐसे सवाल जो होती है तो हमें सूत्र प्राप्त होना चाहिए, सूत्र हमें याद होने चाहिए, तभी हम सवाल को लगा सकते हैं। आप लोगों को सूत्र मैं पहले ही बता चुका, अपनी वीडियो में बताया था। तो हमारा सूत्र होता है, जैसे मांगा tan a, हमारा tan a या tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर, अगर इसको हम काट के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम काट के रूप में लिखना है, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, cot 90 अंश माइनस थीटा, ठीक है दोस्तों। इसको लिखते थे ना, ये हमारा सूत्र होता है। अगर हम इसको काट के रूप में लिख सकते हैं, अगर इस थीटा की जगह ए कर देना, यहाँ पे ए हो जाएगा। अब इसको अगर काट थीटा है, इसको tan के रूप में लिखना है तो क्या लिखोगे, काट थीटा है तो tan के रूप में लिखना है तो क्या लिखोगे। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 अंश माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो ऐसे ही जो होता है सूत्र होते हैं, ऐसे सूत्र को हमेशा याद रखना, क्योंकि ऐसे सूत्र को याद रखोगे तभी हम सवाल को हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसमें क्या कर रहा है, दिया है क्या है, tan a इक्वल टू cot b, इतना तो हमारे पास दिया है, ठीक ना। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर tan a है, tan a की जगह पे क्या लिख सकते हैं,
इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे tan a की जगह पे आप लिख दो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? cot 90 माइनस a इजकल टू cot b। ठीक ना, इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे देखो कोट से कोट कट जाएगा तो कितना बचा? यहाँ पे 90 माइनस a इजकल टू b बचा ना। तो यहाँ पे a उधर जाएगा तो क्या बचेगा? तो a प्लस b इजकल टू 90। दोस्तों यही पे हमारा क्या करना था? यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हमारा सिद्ध हो गया। ये हमारा सिद्ध करना। अगर दोस्तों इसी पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर साइन अगर पूछ दिया है साइन 210 अंश का मान, साइन 210 अंश का मान ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करोगे? दोस्तों इसको सबसे पहले देखो ये कितने के करीब है। सबसे पहले 90 करीब है कि 180 करीब है? किसके करीब है? 180 करीब है ना, या 270 करीब है? ठीक ना। हमारा 4 भाग होता है, 9 18 होते हैं 27। ये हमारा होता है 4। यहाँ ये होता है 90 180 अंक 270 360। ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कोई वृत्त होता है। ठीक है ना, वृत्त होता है तो इसमें जो 4 भाग होते हैं ना, फर्स्ट हमारा 90 अंश का होता है, दूसरा का 180 है, 270 360 का होता है। तो हमारा जो है किसके सबसे करीब में जो 210 है किसके करीब में है? अधिकतर देखो 90 180 अंश करीब है। तो यहाँ पे दोस्तों इसको हम साइन 180 अंश प्लस कितना अधिक है? 30 अंश। दोस्तों लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक ना। अब दोस्तों फार्मूला लगा दो। एक साइन 180 अंश प्लस थीटा बराबर क्या होता है? दोस्तों इसका सूत्र होता है साइन 180 अंश प्लस थीटा बराबर होता है बराबर माइनस साइन थीटा। अब दोस्तों माइनस साइन थीटा होता है तो यहाँ पर यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर हो जाएगा माइनस साइन 30 डिग्री। अब 30 अंश का मान कितना होता है? -1/2 होता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना? यही हमारा -1/2 आंसर हो जाएगा। चलिए ये हमारा दूसरा था। अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 और -2 है? दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन दिया हूँ इस टाइप के, ये नहीं कि जरूरी नहीं कि इसी अंक में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसी टाइप की सवालें आती हैं। आप लोग याद नहीं करना मैथ को जितना भी बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को रिवीजन करना, रिपीट करना। ठीक ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए किस द्विघात बहुपद में शून्यक 4 और -2 है। आपको याद होगा ये अल्फा और बीटा का सूत्र तो याद होगा ना, अल्फा बीटा का सूत्र, जिसमें हम क्या करते हैं समीकरण को बनाते हैं। समीकरण को कैसे बनाते हैं? तो कोई समीकरण कोई द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले तो इसका सूत्र होता है, जैसे फार्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा फार्मूला। तो एक्स स्क्वायर होता है, एक्स पे स्क्वायर होता है माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसके एक्स होता है प्लस सी में होता है अल्फा बीटा। ठीक है दोस्तों, इतना हमारा ये सूत्र होता है। तो अब क्या करोगे? सूत्र में जिसमें दिया है अल्फा बीटा दिया गया है, जैसे अल्फा ए दिया है बीटा ए दिया है, जैसे अल्फा 4 दिया है बीटा -2 दिया है। अब क्या करोगे? तो इसमें मान रख दो, सभी का इसमें मान रख दो। मान रख दोगे तो ये जो समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे एक्स पे स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है 4 हो गया, बीटा कितना -2, ये ब्रैकेट में है। उसके बाद एक गुणे में क्या है? एक्स है सभी के, प्लस अल्फा बीटा दोनों का गुणा है। तो यहाँ पे कितना होगा? 4 गुणे -2। दोस्तों अब क्या करोगे? इसको हल करो, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचा, यहाँ इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और एक्स इसके साथ जुड़ जाएगा। तो एक्स पे स्क्वायर -2x, इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस कितना होगा? 8, यही ठीक ना, 8 होगा। इतना समझ में आया? बस क्या करें, अल्फा बीटा का मान रख दिया और हमारे का समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक ना।
कि द्विघात, ये द्विघात बहुपद है, ये हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसके दो घात होती है, ठीक ना, बहुपद। और ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है, ठीक ना, ठीक ना, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का होता है। अब चलिए दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाली वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, अंतरित करता है या बनाता है। तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों देखिए त्रिज्या यानी कोई वृत्त होगी ना, तो यहाँ पर जैसे मतलब कोई भी वृत्त बनाओ, एक कोई भी वृत्त बना गया तो उसकी त्रिज्या का मतलब ये सेंटर से, जो सेंटर होता है ये हमारा क्या होता है, त्रिज्या होती है, यही होती है ना। कहीं भी से त्रिज्या क्या होती है, समान होती है ना, ये समान होती है। कहीं भी से उठाने में हमारी त्रिज्या क्या होगी, समान होगी, ठीक है, ये त्रिज्या समान होती है। तो कह रहा है कि इसमें क्या कर रहा है, कहीं भी से 21 सेंटीमीटर वाले, इसकी लंबाई कितनी होगी, 21 सेमी होगी। सभी की लंबाई 21 सेमी होगी। 21 सेमी क्या होगी, सभी को होगी ना, क्योंकि त्रिज्या समान होती है। क्या करें, यहाँ पर त्रिज्या समान होती है तो 21 सेंटीमीटर सभी की होगी कि नहीं होगी। अब दोस्तों क्या कर रहा है, केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। इसमें से कोई बनाओगे वो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाता है, ठीक ना, 60 अंश। अगर इसको लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। तो कह रहा है कि अंतरित चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो चाप जो हम ये वृत्त प्रकार और पट्टी की सहायता से खींचते हैं ना, ऐसे खींचते नहीं हैं, तो ये हमारा चाप बनता है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक चाप, यहाँ पर क्या होगा, चाप की लंबाई, यही है चाप की लंबाई, ठीक ना। ये करा कि लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो ये क्या है, चाप की लंबाई, यही हमारी लंबाई को ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों इसको याद रख करो, आप 7वीं 8वीं में पढ़े होंगे। ये जो ए चाप की लंबाई है क्या है, परिधि है, वृत्त की परिधि पे है ना, परिधि होती है, बाहर की ओर परिधि होती है। अब जैसे मतलब एक कोई अगर इसका क्षेत्रफल पूछे तो क्या कहे, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। अगर इसका पूछता तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाता है। जबकि ये इसकी लंबाई से पूछा है, लंबाई पूछा तो क्या परिधि हो जाती है। तो परिधि का सूत्र जानते हो, तो यहाँ पे क्या करोगे, परिधि का सूत्र यहाँ पर लागू करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिया है, यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक ना। वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या इक्वल टू क्या, 21 सेंटीमीटर, ठीक ना। और उसके बाद थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक ना। चाप की लंबाई बराबर वृत्त की भाग की परिधि, ठीक ना। तो बराबर क्या होगा, 2 पाई आर थीटा, क्योंकि थीटा भी साथ में है ना, इसलिए थीटा, ठीक ना, बटे क्या होगा 360 डिग्री, ठीक ना, बटे 360 डिग्री। तो यहाँ पर बराबर के नीचे बराबर लिखो, तो यहाँ पर सभी का मान रख दो। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या जिसको हम आर से दिखाते हैं ना, ये आर होता है, तो 2 गुणे 22/7, क्योंकि थीटा का पाई का मान क्या था 22/7, और त्रिज्या का मान कितना होता है 21 हो गया, गुणे थीटा कितना है 60 डिग्री, बटे में क्या है 360, ठीक ना सभी। तो अब सभी को काट दो, जो करता है काट दो। यहाँ से काटेंगे 60, 7 के 21, ये 0 से 0 कट गया, ठीक ना। तो यहाँ पर 0 से 0 कट गया, 1 कट गया, 6 के 36, तो यहाँ पे 3 से 1 कट जाएगा तो कितना होगा 2 बचेगा। अब 2 से ए भी कट जाएगा, सारे कट गए, तो बराबर कितना बचा 22 सेमी, यानी 22 सेंटीमीटर हमारा चाप की लंबाई आ गई। 22 सेंटीमीटर क्या आ गई, चाप की लंबाई। तो यहाँ पे लिखेंगे चाप की लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर। यही दोस्तों हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर पूछता त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या करते, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये देखो यहाँ पर क्या करते, पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लगाते हैं, ठीक ना, इसको लगा।
2 नहीं लगाते, 2 नहीं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 करते हैं। अगर इसका क्षेत्रफल पूछता है तो इसका इस भाग का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अगर पूछता है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तब ये सूत्र लगाते हैं। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर समीकरण दिया है एक्स पे स्क्वायर माइनस 3x+1 माइनस 5 के शून्य कितना है, थीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। तो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले इसको तोड़ो, ये देखो ऐसे, इसको गुणा कर दो 3 का इसमें, फिर -5 है इसको, फिर इसको उसको गुणा कर दो, फिर मान आ जाएगा ऑटोमेटिक, फिर मान रख देना। तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले इसका द्विघात समीकरण में बनाओ। तो यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 3x+1 माइनस 5, ठीक है। इसको तोड़ोगे तो कितना आएगा, एक्स पे स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 माइनस 5 आएगा ना, क्योंकि 3 का गुणा एक्स में करेंगे, फिर -3 गुणा 1 में करेंगे, तो कितना आएगा, एक्स पे स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह इसको गुणा करो, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, ठीक है, इसको गुणा करो। तो अल्फा में बीटा गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, तो फिर अल्फा का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा आएगा। फिर 1 का गुणा बीटा में करेंगे तो प्लस बीटा आ जाएगा, फिर 1 में 1 करेंगे तो प्लस 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब अल्फा और बीटा का सूत्र लागू कर दो। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, C/A, और उससे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर है -B/A प्लस 1। ठीक है, इसी पर सूत्र पे रख दो, ऑटोमेटिक मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करोगे, हमको पता है इसका, इस दोनों का सूत्र पता था ना। अब क्या करोगे, C हम इससे पता करेंगे। देखो हमारा A हो गया, B हो गया, C हो गया इससे। तो A बराबर कितना 1 है, B बराबर 3 है, C बराबर 8 है। यहाँ पर मान रख दो। C कितना मान है, तो -8 बटे A का बराबर कितना है 1, प्लस कितना हो गया -B कितना है -3 है, तो यहाँ पर कितने 3 प्लस में आ जाएगा, 3/1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, -8 प्लस 3 प्लस 1, तो माइनस में से 8 में से 3 गया तो कितना बचे, -5 प्लस 1 इक्वल टू -4। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, बस मान रख के हल कर देना, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों ये देखिए, ऐसे भी सवालें आती है, 1 नंबर का होता है, शॉर्टकट में होता है, जो जिसके ऑप्शन दिए रहते हैं। देखो कह रहा है कि x पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, तो क्या है 2 माइनस एक्स पे स्क्वायर हो तो p इतना का घात क्या होगा, यानी उसको भाग देंगे तो घात क्या होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको पता है कि हम भाग देते हैं, जैसे मतलब 4 एक्स पे 4 माइनस 5x प्लस 6 हम भाग देते हैं ना, तो 2 माइनस एक्स पे स्क्वायर। तो हमें घातांक पूछा है दोस्तों, सबसे पहले हम जो सबसे प्रथम आता है वही बड़ी घात होती है। तो एक्स स्क्वायर का इसमें भाग दे दो, हमें पूरी भाग नहीं देनी है, हमें सिर्फ घातांक प्राप्त करना है। 1 नंबर का है, इसमें ज़्यादा भाग क्यों दोगे, आपको क्या फ़ायदा होगा। तो एक्स पे पावर 4 हो जाएगा बटे एक्स पे स्क्वायर हो जाएगा, इसको काटेंगे तो एक्स पे स्क्वायर 2, यानी घातांक कितनी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे पी उसका घातांक, यहाँ पर लिखेंगे पी एक्स बटे क्यू एक्स की घातांक बराबर 2 होगी। ठीक ना, 2 आया, एक्स स्क्वायर आया तो 2 ही होगी ना, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है ये भी हमेशा, क्योंकि पेपर में आता रहता है, सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए, यहाँ कह रहा है कि B6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। अब क्या करोगे दोस्तों, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें डी प्राप्त होना चाहिए, सर्वांतर
प्राप्त होना चाहिए। सार्वंतर का सूत्र का जिसको डी से दिखाते हैं, डी बराबर हमें मूंगों की प्रकृति कहाँ से प्राप्त होगी, जब हमें डी प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। जब डी प्राप्त हो जाएगा तब हम मूंगों की प्रकृति को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है b² -4ac। इतना तो आपको फॉर्मूला याद है ना दोस्तों, याद हो। अब देखो इसकी प्रकृति पूछ रहा है, अब डी की, अब देखो डी यहाँ पे अगर समझो कि डी है, डी क्या है, अगर बड़ा है किससे, बड़ा है जीरो से, जिधर मुंह रहता है वो बड़ा रहता है, ठीक है, जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है, फिर जीरो से बड़ा है तो क्या होगा, ये वास्तविक होगा, वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा, वास्तविक असमान होगा। अगर डी का मान जीरो के बराबर होगा तो क्या होगा, वास्तविक और क्या होगा, समान होगा, वास्तविक समान होगा। ठीक है दोस्तों, अगर डी का मान छोटा है जीरो से, डी का मान छोटा कब होता है, जीरो से छोटा कितना होता है, जब कोई माइनस में जाता है, जैसे -1 2 3 4 5 6 7, अरे ऐसे माइनस में जाता है तो वो छोटा होता है। डी का मान छोटा है तो क्या होगा, तो अवास्तविक होगा, अवास्तविक जिसको हम कहते हैं काल्पनिक, क्या कहते हैं, काल्पनिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस, अगर हम इसको हल करेंगे, अगर इतना हम नहीं बताएंगे, अगर इसकी प्रकृति हम नहीं बताएंगे, डी का इतना फर्क नहीं बताएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि असमान, उत्तर तो आ जाएगा लेकिन आप कैसे पता करोगे, किस पोजीशन में पता करोगे। तो सबसे पहले इसका डी का मान निकालेंगे। अब दोस्तों डी के बराबर क्या होता है, बी, इसमें बी क्या है, देखो ABC होता है, तो बी बराबर क्या है, -3 है, -3 का वर्ग कर दो, -4 गुणे ए क्या है 6, सी क्या है 5, ठीक है, गुणे 5 कर दो। ठीक है दोस्तों, अब क्या करोगे, -3 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ गया, माइनस, अब इसका गुणा करोगे तो कितना आएगा, तो 6 चौको 24। अब दोस्तों इसे गुणा करो, -4 6 24 5 120, कितना आ गया 120। अब दोस्तों हमें 9 में से 120 घटाना है, घटेगा नहीं ना, घटेगा तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस कितना होगा, 120 में से 9 हो जाएगा, कितना का 111। अब दोस्तों क्या आ गया, ये तो 111, डी का मान क्या हो गया, डी का मान 111 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि डी छोटा है जीरो से, इसलिए इसका मान अवास्तविक काल्पनिक होगा, इसलिए इसका मान अवास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, ठीक ना। चूँकि डी का मान छोटा है जीरो से, इसलिए इस मान अवास्तविक काल्पनिक होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, इसको अच्छी तरह से समझ लो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं 8वें सवाल की तरफ। दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर करना दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपके लिए आता रहूँगा। अब देखिए दोस्तों, ये है द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण इतना का मूल 4 है, का एक मूल 4 है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आते रहते हैं, ऐसे प्रश्न आ गए तो क्या, मूलों हमें पता है ना, मूल क्या होते हैं, मूल होते हैं 2 ही अल्फा बीटा होते हैं। तो इसका सूत्र हमेशा याद रखना, क्योंकि इस पे सवालें जो होते हैं 1-2 नंबर की अधिकतर हर समय आई हुई है, हमेशा आती ही रहती है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या करेंगे, तो हल करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया है, ये समीकरण तो होगा, यहाँ समीकरण उतार लेते हैं। तो समीकरण क्या है, x पे स्क्वायर प्लस x प्लस 20 = 0,
अब दोस्तों इसमें तो आपको कि ए बी सी तो पता ही है, पता है ना, तो क्या करोगे, इसका मूल क्या है, एक मूल तो 4 दिया है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फा बीटा से निकालते हैं, अल्फा गुड़ी बीटा, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, सी अपन ए होता है, इतना बराबर हमें पता है। अब तो एक मूल क्या, 4, कोई भी एक मूल देंगे जो, तो हमारा क्या है, तो 4 गुणे बीटा बराबर सी का मान कितना है, सी का मान 20 दिया हुआ, ए का मान कितना दिया, ए का मान 1 दिया हुआ। अब तो बीटा बराबर क्या होगा, इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो 20/4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसे काट दो, तो बीटा बराबर क्या हो गया, 5 आ गया, हमारा क्या हो गया, उत्तर कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया, ये हमारी समीकरण दिया हुआ है, वहाँ पर क्या करें, अल्फा बीटा के सूत्र के द्वारा हम इसको हल कर लेते हैं। अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बाय पानी होता है, तो समीकरण से इसका मान रख देंगे, एक मुक्त तो 4 दिया हुआ है, 4 गुणे बीटा बराबर 20, बीटा बराबर 20/4, ठीक ना, ए में 5 हो गया, क्योंकि 4 उधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा है तो उधर भाग हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों 9वें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 2 बिंदु दिया हुआ, ये भी महत्वपूर्ण है, 2 बिंदु दिया हुआ है, ये बिंदु है, तो इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक रेखा बनाते हैं, एक बिंदु यहाँ पे हो गया, एक बिंदु कितना हो गया, -7 1 हो गया, और एक बिंदु क्या है, -3 और 4 दिया हुआ है। दोस्तों अब कह रहा है कि इसके बीच की दूरी डी, डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो बीच की दूरी, 2 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है, डी, इसका फार्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतना तो सूत्र याद है ना, यहाँ पर कोई भी सूत्र लगा सकते हो, या तो पहले x2 कर दो या तो x1 कर दो, या x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, x1 कितना है, x1 देखो इसको हम क्या कहते हैं, ये x1 ये y1 है, ठीक ना, ये x2 है और y2 है, ठीक ना। अब देखो x1 हमारा कितना है, -7 है, यहाँ पे लिखेंगे -7, माइनस x2 कितना है, x2 -3 है, -3 है, तो यहाँ पे -3 है, ठीक ना। अब यहाँ पे ब्रैकेट में है, इसका होल स्क्वायर है, सभी का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब प्लस में क्या है, और y1 कितना है, y1 1 है, उसके बाद माइनस है, माइनस y2 कितना है, -4 है, इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो -7 हो गया, अब ये बाहर आएगा तो +3 हो जाएगा, तो इसका भी होल स्क्वायर होगा, प्लस 1 में से 4 गया -3 का होल स्क्वायर। अब देखो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो -4 बचेगा, 4 पे +3 का करोगे तो 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर 4 चौको 16 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पर 16 9 कितना होगा, 25 हो गया, अंडर रूट 25 हो गया, तो बराबर कितना आएगा, 5 आएगा, 5 बराबर 5 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, डी हमारा क्या हो गया, यही 5 हो गई, ये हमारा 5 इकाई, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है द्विघात समीकरण x² इतना के मूल अल्फा और बीटा हैं, तो x² + b² का मान ज्ञात कीजिए, नहीं अरे अल्फा² + बीटा² का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर ऐसे प्रश्न आए तो अल्फा और बीटा का सूत्र लगा देना, ठीक ना। इसका सूत्र मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पहले लिखना समीकरण कितना दिया है, समीकरण दिया x² + 6x + 5 = 0, ये दिया हुआ है। अब देखो अल्फा² + बीटा², इसका फार्मूला होता है दोस्तों, इसका फार्मूला में समझ,
ठीक है दोस्तों, इसका फार्मूला याद रखना। तो इसका फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये सूत्र याद रखना। अब इसी पे क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ऑटोमेटिक मान प्राप्त हो जाएगा। अब तो क्या करोगे, आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपन ए, ठीक है ना। तो इसका होल स्क्वायर है माइनस 2 अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपन ए। ठीक है दोस्तों, करोगे ना। अब क्या करोगे, मान इसी पे रख देना ऑटोमेटिक। अब दोस्तों क्या करोगे, यहाँ पे मान रख दो, यहाँ पे माइनस बी, यहाँ पे बी का मान कितना है, 6 है, वह है 6 बटे माइनस 6 है ना, माइनस 6, ए का मान कितना है, 1 है, माइनस इसके बाद 2 अल्फा और बीटा यानी सी का मान कितना है, 5, और उसके बाद ए का मान कितना है, 1 दिया है, ठीक है ना। अब इसको वर्ग हो गया तो 36 हो गया, 36 माइनस 5 दूनी 10, तो कितना आएगा, बराबर कितना है, 26। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की तरफ। यदि ए एन समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का यनवा पद हो तो यनवा पद हो तो यानी A25 माइनस A10 का मान ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, अब देखो, आपको पता है यनवा पद का सूत्र क्या होता है, यनवा पद का सूत्र क्या होता है, यानी यनवा पद का सूत्र होता है, यनवा पद का तो A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, इतना होता है ना। तो ए एन बराबर होता है, ये यनवा पद या ए एन बराबर, तो अगर ए हमारा कितना है, ए 25, ये 25 इक्वल टू क्या होगा, तो ए प्लस तो क्या होगा 25 माइनस 1 इंटू डी होगा, तो बराबर कितना होगा, तो ए प्लस 24 डी, क्योंकि 25 में जाएगा 24 डी आएगा। अब इसी तरह क्या होगा, ये क्या A10, तो A10वां पद क्या होगा, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा ना, तो ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या होगा ए प्लस 9D, ठीक ना। A10 बराबर क्या होगा, ए प्लस 9D। अब दोस्तों, अब प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न के अनुसार यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक ना। तो प्रश्नानुसार क्या करा है, A25 माइनस A10, ठीक है A10। अब देखो 25, तो क्या करा है A25, इतना बराबर कितना है आया है, इतना बराबर A प्लस 24D माइनस इतना बराबर कितना आया है, A प्लस 9D, ठीक ना, इतना। अब ब्रैकेट तोड़ोगे तो ए माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या ए प्लस 24D माइनस ए माइनस 9D, ठीक ना, ए से ए कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना होगा, 24D में से 9D निकल जाए तो कितना बचेगा, 24 में से 9D निकल जाएगा, कितना बचेगा 15D, बराबर कितना बचा 15D। अब दोस्तों यहाँ पे देखो D, तो अब D इससे निकाल सकते हो ना, D निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 8 में से 3 जाएगा, कितना होगा 5। अब देखो मान बराबर, तो 15 गुणे 5 बराबर कितना होगा 75, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आया। चलिए अब अगले के, समांतर श्रेणी का तीसरा पद 13 है और पांचवा पद 25 हो, तो श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर पता है ना दोस्तों, सार्वंतर इसके बीच के, जैसे डी होता है ना सार्वंतर होता है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है ना, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब दोस्तों क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखेंगे, देखो जो प्रश्न दिया है लिखेंगे समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना है, बराबर कितना है 13 दिया हुआ है।
ठीक ना। अब समांतर श्रेणी का तीसरा पद, इसका सूत्र तो पता है ना, तीसरा पद का सूत्र क्या होता है, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी होगा ना, बराबर क्या होगा 13। तो यहाँ पे देखो a प्लस 2d इजकम टू 13 होगा। इसी तरह इसका पांचवा पद निकालेंगे तो a प्लस 4d इजकम टू कितना है 25 होगा। ठीक ना। अब देखो पांचवा पद निकाल के देखेंगे ना, इतना आएगा। ठीक ना। अब देखो ये क्या करता है, माइनस करने पे कट जाएगा ना, ये कट जाएगा, ये सभी के माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2d। बड़ी वाली संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे कितना 25 में से 13 निकल जाएगा, कितना बचेगा 12, -12। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2d बराबर कितना होगा, 2d बराबर तो d बराबर क्या होगा, तो 12/2, 12 बटे कितना होगा 2। देखो 2d बराबर 12 हो गया, तो d बराबर क्या होगा 12/2 बराबर कितना होगा 6 होगा। ठीक है दोस्तों। अब d बराबर क्या, हमारा क्या पूछ रहा था, d सार्वंतर पूछ रहा था ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको कराएंगे सरंगतन के रूप में लिखो, सरंग रूप में लिखो। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न आए तो इसको सबसे पहले यहाँ पे देखो इसका गुणनखंड करो। 1875 का गुणनखंड करोगे तो कितना होगा, 1875 का अंत में 5 है, तो इसमें या तो 3 से कटेगा तो 5 कैसे कटेगा, तो 3 से काटते हैं, तो 3 6 का 18, 3 दूनी 6, 3 5 15, 625 आएगा। अब 5 से कटेगा, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 5 25, तो 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 5 25, फिर 1 से कटे 5 से कटेगा, कितना आएगा 1 आएगा। अब दोस्तों कितना आ गए, 1 2 3 4, 4 5 है, तो यहाँ पे इसको लिखो 4 अंडर रूट, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है दोस्तों। अब देखो ये 4 का मतलब समझ रहे हो, कोई भी अगर अंक 4 हो, 4 बार आया हो, तो हम उसको एक बार बाहर कर सकते हैं। ठीक ना। अगर यहाँ पे 2 दिया रहता तो कोई 2 रहता तब हम बाहर कर सकते थे, अगर 4 आया है तो एक बार बाहर कर दो, तो यहाँ पे 5 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा, अंदर कितना बचा 3 बचा, अंदर कितना बचा 3 बचा, और ये क्या है 4 तो है ही 4। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आना चाहिए, बस समझोगे तो ये मात्र 1 नंबर का आएगा, अति लघुत्तरी में आता है। ठीक ना। तो इसका अर्थ अगर समझ जाओगे तो आपको आसानी से होगी। ठीक ना। इसका 4 का मतलब होता है जो 4 होंगे तो एक भाग निकलेगा। ठीक ना, एक अंक बाहर आएगा। अब इसी तरह देखो सरंग करना है, इसको भी सरंग करना है। देखो इसको क्या करना है, सरंग के रूप में लिखिए। सबसे पहले दोस्तों अगर ऐसे प्रश्न आए तो क्या करोगे, इसका विपरीत करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। जैसे √7 यहाँ पे माइनस करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखो, तो √7 माइनस √5 बटे √7 प्लस √5, इसके ऊपर नीचे गुणा कर दो इसके विपरीत से, तो क्या √7 माइनस √5 बटे √7 माइनस √5। ठीक ना। इसमें कोई फर्क पड़ा, क्योंकि इसको काट देंगे तो कट जाएगा ना, तो तभी तो हमारा मान इतना आ गया। अब दोस्तों इसमें देखो हम काटेंगे नहीं इसको, क्योंकि गुणा तो इसको और भी प्रोसेस पूरा करना है। अब देखो ये क्या है, डबंग है, ये डबंग है, तो इसका वर्ग हो जाएगा, होम स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो √7 माइनस √5, तो इसका होम स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है। इसी तरह ये देखो नीचे वाला जो है a प्लस बी ए माइनस बी, आपको पता होगा a² माइनस बी स्क्वायर का सूत्र पता होगा ना, जैसे a² माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, तो a माइनस बी ए प्लस बी होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, इसका सूत्र हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा √7 पर होल स्क्वायर माइनस √5 पर होल स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं ना, इतना की जगह पे इतना लिख सकते हैं। ठीक ना, इतना की जगह पे इतना, ये सूत्र है। a² माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला सुने हो ना, पढ़े हो ना, तो a² माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी, दूसरे के ब्रैकेट में a माइनस बी होता है ना। तो a भी तो क्या है,
ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक ना, लिख दिया। अब उसके बाद दोस्तों इसका विस्तार करो, इसका गुणा करो, इसका करेंगे 7×7 = 49, इसका वर्ग करेंगे तो ए क्या करेगा, अंडर रूट गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर कितना 7 हो गया। अब इसका करेंगे तो प्लस में आएगा, तो यहाँ पर 5 हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि माइनस में -2ab होता है ना, जैसे a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो a² + b² - 2ab होता है कि नहीं होता है, इसी पे तोड़ना है। तो -2 गुणे a कितना है, -7 गुणे -5 बटे, अब उसके बाद देखो यहाँ पे एक है 7, क्योंकि वर्क करेंगे तो हट जाएगा -5। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, 7 5 12 हो गया, -2 हो गया, अंडर रूट में अंडर रूट का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 35 हो जाएगा, 35 बटे कितना बचा, 7 में से 5 गया, कितना 2 बचे। अब दोस्तों यहाँ पे देखो कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 छक्के, इसमें भी 12 है, क्योंकि 2 कॉमन लोग, यहाँ पे कितना बचेगा, 6 माइनस अंडर रूट 35 बट्टे में 2, एक कट जाएगा, कितना बचा, बराबर बचा 6 माइनस अंडर रूट 35। यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया, यही हमारा सरंतर रूप में है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों 15वां क्वेश्चन दिया है, 2x² + 9x + 9 बहुपद का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड आता है ना, तो इस पे भी सवांगे आती है, एक नंबर की इस पे भी सवांगे आते हैं दोस्तों। इसको हम करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो ए रहता और सी रहता, इसको ए सी इसका गुणा करो, 9 दूनी 18, 18 आ गया। सबसे पहले इसको उतारो, 2x² + 9x + 9, ठीक ना। अब इसका गुणा कर दिया, बराबर 18 आ गया। अब 18 का गुणनखंड करो, 2 गुणे 3 गुणे 3। अब दोस्तों इसमें जो है इस 2 ऐसे फैक्टर बनाओ जिसको हम जोड़ें तो 9 आ जाए, और गुणा करें तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए, ठीक ना। तो अगर ये दोनों लेते हैं तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, एक क्या आता है 3 हो गया। अगर देखो 6 3 में 3 जोड़ते हैं 9 आ जाएगा, 6 गुणे 3 करते हैं तो इन दोनों गुणनफल के 18 आ गया ना। तो क्या करते हैं, यहाँ पर लिखो 2x² प्लस, अब 9x की जगह पे इन दोनों को लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हुआ 6x प्लस में है ना, तो और इसमें 6x में जोड़ना पड़ेगा ना, तभी ना आएगा 9x + 3x, ठीक ना। अब हम 9x की जगह पे इन दोनों को लिख दिया +9। अब 2 का जोड़ा बनाओ, तो अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में 2 तो कॉमन है, x भी है, तो यहाँ पे x + 2 3 6 3x + 3 आ गया। अब इसमें क्या कॉमन है, इसकी 3 है, तो x + 3 आ गया। दोस्तों अगर ब्रैकेट में हमारा सेम आ रहा है तो हमारा उत्तर सही है, नहीं तो गलत है। तो यहाँ पर बाहर कितना बचा, 2x + 3, और एक ब्रैकेट में कितना, x + 3। ठीक है दोस्तों, यही हमारा गुणनखंड है, हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया। चलिए 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है cos a = 1/3, cos a = 1/3, और sin a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों अब देखो cos a जानते हो, cos a का मान कितना होता है, cos का मान होता है आधार बटे कर्ण होता है। जैसे मैं को ये द्विघात समीकरण है, द्विघात, ये देखो चित्र इसका बना दिया, त्रिभुज बना दिया। अब इसमें देखिए cos बराबर क्या होता है, cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। cos बराबर यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखे हैं, दिया है क्या क्या दिया है। सबसे पहले cos a = 1/3, cos बटे 1/3। अब देखो sin a और tan का मान ज्ञात करना है, sin a tan a का मान ज्ञात करना है।
अब दोस्तों यहाँ पे देखो काश ए बराबर क्या होता है, काश ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। काश ए बराबर आधार बटे कर्ण। अब देखो बराबर कितना, 1/3 दिया हुआ है, बराबर 1/3 दिया हुआ है। एक आधार हो गया और कर्ण 3 हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आधार 1 हो गया, एक कर्ण 3 हो गया। अब इससे मान लेते हैं यक्स मान लो, ठीक ना, मान लो यक्स ABC, ठीक ना, इसे यक्स मान गया। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, c के स्क्वायर का इन दोनों का वर्ग का जोड़, यानी इसका योग इसके योग के बराबर होता है, ठीक ना। तो इसका होगा BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर CA का स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, BC क्या है, BC 1 का स्क्वायर हो गया, AB क्या है, AB x का स्क्वायर हो गया, CA क्या है, 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस x स्क्वायर प्लस 3 3 के 9 हो गया, 9 हो गया ना। अब देखो दोस्तों, एक जो उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको इधर लिखते हैं। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 9 माइनस 1, तो x बराबर √8 होगा, बराबर 8 लिख सकते हैं ना, तो 8 होगा। अब इसको x बराबर 2 × 2 लिख सकते हैं। तो 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि जोड़ा है तो 1 बाहर आ जाएगा, 2√2। तो अब x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2√2 हो गया। अब दोस्तों, अब हमको साइन ए का मान निकाल सकते हैं ना। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, आपको सूत्र याद होना चाहिए। आपको तो पहले भी बता चुका हूँ कि सूत्र याद, ठीक ना, सूत्र याद रहेगा तभी लगा सकते हैं। साइन ए बराबर होता है, देखो साइन ए बराबर लम बटा कर्ण होता है। लम बटा कर्ण, लम हमारा क्या है 2√2 बटे कर्ण क्या है 3 हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। ये साइन ए हो गया। अब पूछ रहा है क्या रहा है, अब tan ए का भी मान पूछ रहा है। तो tan ए बराबर क्या होगा, लम बटा आधार। तो लम हमारा कितना है 2√2, तो यहाँ पे क्या होगा 2√2 बटे आधार 1 है, तो यह बराबर क्या 2√2 आ गया, ठीक ना। tan ए बराबर 2√2 और साइन ए बराबर 2√2 बटे 3, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, tan 30 अंश, sec 45 अंश, tan 60 अंश, sec 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका मान क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका फार्मूला, इसका सूत्र याद रहेगा तभी हम कर सकते हैं ना इसका मान। जैसे tan 30 अंश का मान कितना होता है आपको याद रहना चाहिए, नहीं याद रहेगा तो आप सवाल लगा भी नहीं सकते हो, ठीक ना। सबसे पहले इस सवाल को उतारते हैं। यहाँ पे देखो tan 30 अंश sec 45 अंश प्लस tan 60 अंश और sec 30 अंश। अब देखो tan का मान पता करो। tan 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3। अब देखो यहाँ क्या है, बीच में गुणा है तो यहाँ पे गुणे का चिन्ह दे दो। तो sec 45 अंश का मान क्या होता है √2, ठीक है ना, √2 प्लस tan 60 अंश का मान कितना होता है, tan 60 अंश का मान √3 होता है। और sec 30 अंश का मान कितना होता है, sec 30 अंश का मान 2√3 होता है, ठीक है दोस्तों। इसका मान तो प्राप्त हो गया ना। अगर किसी मान में गड़बड़ हो, अगर कोई गलत पिन लिख दिया हूँ तो आप मान ऐसे ही रख लेना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ देखो √2, क्योंकि यह गुणा है तो यहाँ पे 1 में इसका गुणा हो जाएगा, तो 1 गुणे √2 बटे √3 प्लस।
अब देखो √3 से √3 कट गया, यहाँ बचा 2/1 बचा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, तो √2/√3+2, ठीक ना, या 2+√3, अरे √3 नहीं, √2 है, ऊपर 2 है, √2/√3, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बस मान रख देगा ना, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर साइन 15 अंश कास 75 अंश का मान ज्ञात कीजिए। अब आ गया ना ये सूत्र, जो पहले मैं बताया था, फार्मूला याद रखो। तो आप क्या करोगे, इसको फार्मूले पे आधार पे ही लगेगी। इस पे क्या करना है, हमें क्या करना है, साइन 15 है तो नीचे वाला भी साइन 15 लगाना है, या तो एक कास 75 है तो या ऊपर वाला कास 75 लगाना है। दो में से कोई कर दो, कोई भी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको करने के लिए सबसे पहले अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर साइन 15 है तो यहाँ पर साइन 15 अंश बटे कास 75 अंश, किसी को भी एक क्या करें, बराबर करना है। तो यहाँ पर साइन को ऊपर आने दो, साइन 15 अंश बटे कास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कास को 90 अंश माइनस 15 अंश लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, क्योंकि 90 में से जाएगा तो आ जाएगा ना, 90 में से 15 जाएगा तो 75 तो आ जाएगा ना, कास 75 आ जाएगा ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कास 90 अंश माइनस थीटा, 90 अंश माइनस थीटा ये किसके बराबर को होता है, सूत्र याद है कि नहीं याद है, बताओ। कास 90 अंश माइनस थीटा किसके बराबर होता है, बराबर होता है साइन थीटा के, ठीक ना। तो इसका मतलब थीटा के जगह क्या लिख देंगे, 15 लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कास यहाँ पे साइन 15 अंश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे साइन 15 अंश बटे, यहाँ पे कास देखो, कास 90 अंश थीटा में साइन थीटा होगा ना, तो थीटा की जगह 15 है तो यहाँ भी 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन 15 अंश काट देंगे, बराबर कितना है, 1 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। अब चल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले 19वां क्या है। सबसे पहले दोस्तों देखिए, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है। यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो, यानी परिमाप, तो उसका आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। सबसे पहले दोस्तों इसे क्या करो कि आयत बनाऊंगा। ऐसे प्रश्न 2 अंक के आते हैं। आयत हो गया, आयत का लंबाई चौड़ाई जो दोनों बराबर होते हैं, ए बी लंबाई, ये तो ऐसे हाथ से बना दिया है। अब देखो ABCD हो गया, तो कह रहा है कि आयत की लंबाई, ठीक ना, कह रहा है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, अगर चौड़ाई ज्ञात होगा तभी लंबाई प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर, x सेमी है ना, x सेमी, ठीक ना। अगर सेमी तो फिर लंबाई कितनी होगी, लंबाई बराबर क्या होगा, अब तो देखो, अब चौड़ाई पता है तो 5 अधिक है ना, तो क्या होगा, x + 5 होगा, लंबाई क्या होगी 5। तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी, x हो गई, तो इसकी लंबाई हो गई x + 5 हो गई ना। तो आयत का परिमाप दिया है, तो यहाँ पे लिखें आयत का परिमाप बराबर 40 सेमी, ठीक ना, इतना तो दिया है हमारे पास। अब दोस्तों कह रहा है कि आयत का, अब इसका प्रश्न, आयत का परिमाप जानते हो, परिमाप किसे कहते हैं, ये देखो, ये परिमाप बाहर की जो तो लंबाई होती है, पूरे को जोड़ देगो ये परिमाप आ जाएगा, ठीक ना, पूरे को जोड़ोगे तो ये हमारा परिमाप प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो प्रश्न, आयत का परिमाप यहाँ पे लिखो। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई,
ठीक ना, बराबर कितना 40 तो दिया है। अब देखो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप का ये होता है 2 गुणे, देखो लंबा ए एक्स प्लस 5 है तो ये भी एक्स प्लस 5 होगा, 2 बार जोड़ा हुआ, ए एक्स है तो ये भी एक्स होगा ना, क्योंकि दोनों बराबर आमने सामने हो जाए समान होते हैं आयत के। तो यहाँ पर देखो 2, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई ये हो गया एक्स प्लस 5, तो एक्स प्लस 5 प्लस चौड़ाई कितनी है एक्स बराबर कितना 40 सेंटीमीटर। ठीक ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब देखो क्या करोगे, 2 का इन सभी में गुणा कर दो, अगर नहीं करना है 2 का गुणा तो इधर गुणा है तो इधर जाकर क्या होगा भाग हो जाएगा। ठीक ना, तो यक्स ये देखो यक्स प्लस 5 प्लस यक्स इक्वल टू 40/2 हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे कितना होगा 2x प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा, इसको इसमें भागो कितना बार जाएगा 20 बार गया ना। अब उसके बाद 2x इक्वल टू 20 इधर आएगा तो क्या होगा -5 होगा, क्योंकि प्लस है तो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब देखो 2x इक्वल टू कितना हो गया 15, तो x बराबर क्या होगा 15/2। अब इसे काटोगे तो कितना आएगा 2 7 14 2 5, x बराबर 7.5 सेंटीमीटर। तो यक्स बराबर क्या है चौड़ाई, यक्स बराबर क्या है चौड़ाई कितनी आएगी, अब चौड़ाई आएगी। अब लंबाई कितनी होगी, लंबाई बराबर यक्स प्लस 5, तो इसका मतलब 5 जोड़ देंगे तो यक्स बराबर कितना आया है 7.5 प्लस 5 जोड़ देंगे 12.5 सेंटीमीटर। ठीक ना, आयत की लंबाई बराबर हो गया 12.5 सेमी, चौड़ाई बराबर 7.5 सेमी। ठीक है, समझ में आ गया। अब अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, इसको भी ध्यान से देखना। दिया है त्रिभुज ABCD यानी ABC का कोण A शेष 2 कोणों के योग के बराबर है। देखो कोई भी त्रिभुज दिया है, समझो कि ये त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज हो गया, तो कह रहा है कि ABC, ठीक है ना, कह रहा है कि ए जो है 2 कोणों के बराबर है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो इसके बराबर आएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है A बराबर B प्लस C, क्योंकि इन दोनों के योग के बराबर है ये। अब देखो इन कोणों को माना, यहाँ पे माना B तथा C के कोणों का अनुपात बराबर 4x 5x है। ठीक है दोस्तों, इतना पता हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। इतना तो पता है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग कितना होता है 180 अंश होता है। अब दोस्तों क्या करोगे, ये तीनों भुजाओं को इसमें जोड़ना है। ठीक है ना, अब इससे पहले देखो B का अनुपात, जैसे B का अनुपात कितना है 4x, और C का अनुपात कितना है, C का 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो B बराबर 4x तथा C बराबर 5x। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब इन दोनों का योग के बराबर a का होगा ना, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो a का मान निकलेगा। तो अब देखो a बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं a बराबर, अब a बराबर होता है b प्लस c होता है। ठीक ना, तो a बराबर क्या होगा, b का मान कितना है, b का मान 4x प्लस c का मान कितना है 5x, बराबर कितना हो गया 9x। अब ठीक है, अब तीनों कोणों का मान प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर फिर लिखते हैं, या तो नहीं लिखते हैं, जो भी a, चूँकि
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बराबर 180 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर तीनों कोणों को जोड़ दो। ए बराबर कितना हो गया 9x प्लस बी बराबर कितना 4x, सी बराबर कितना होगा 5x, इसका टू कितना होगा 180 अंश, ठीक ना। अब इसको जोड़ो 9 5 14, 14 यहाँ पे नहीं 9 4 13 5 18, 18 यक्स बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब दोस्तों यक्स बराबर क्या होगा 18 का गुणा है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, 180/18 होगा। तो यक्स बराबर कितना हो गया 10 डिग्री। अब दोस्तों हमें तो इसी यक्स का मान प्राप्त हुआ है ना, तो अब हमें बी का मान और सी का मान प्राप्त करना है। तो बी बराबर होता है बी बराबर 4x, 4x बराबर होता है 4 गुणे 10 बराबर कितना हो गया 40। अब सी बराबर कितना होगा 5x, तो बराबर कितना होगा 5 गुणे 10 का गुणा कर दें क्योंकि x का मान 10 है, बराबर 50 डिग्री। अब देखो ए का मान क्या, ए का मान क्या होता है तो b प्लस सी होता है। अब देखो b का जोड़ो तो 40 प्लस 50 बराबर कितना होगा 90 अंश। अब दोस्तों सभी का मान प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे तीनों कोणों का माप, तीनों कोण का माप है ए बराबर 90 अंश, बी बराबर 40 अंश, सी बराबर 50 अंश। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी आपके लिए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करना। अगर सपोर्ट करोगे तो इससे भी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। दोस्तों अभी तो हमारे पास कोई साधन नहीं है, एक सिंपल सी मोबाइल है इसी के द्वारा बना रहा हूँ, लेकिन आप भविष्य में अगर सपोर्ट करते हो तो इससे भी बेहतर बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।